तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज से जो है हम लोग फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। आज आपका फिजिक्स का जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम लोग फिजिक्स के सिलेबस की बात करेंगे, यानी कि आज हम लोग जो है फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि वैसे सभी बच्चे जिसको जिसको ऐसा लगता है कि भाई 11th क्लास मेरा पूरा छूट गया हुआ है, या 11th क्लास पढ़े हैं बट फिजिक्स उतना अच्छे से समझ में नहीं आया है ना? या वैसे बच्चे जिसको 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ने के बाद लग गया होगा कि भाई फिजिक्स तो बहुत भारी है, इसके साथ कैसे कंटिन्यू करें। तो उन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप 12th का क्लास कंटिन्यू कीजिए। 10 क्लास, 15 क्लास, 20 क्लास कर करके आप देखिए। धीरे धीरे जो है फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बनेगा। इसलिए कि यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना आसान हो सके फिजिक्स को उतना आसान बनाया जाए। ठीक है? जिस सब्जेक्ट का जो नेचर होता है उसको पूरी तरह चेंज तो नहीं कर सकते, इसलिए कि फिजिक्स का जो नेचर है वो नेचर तो रहेगा ही, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जितना आसान हो सके उतना आसान इसको बनाया जाए। बहुत सारे बच्चे का ऐसा रहता है कि भाई 11th छूट गया, किस तरीके से हम लोग 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे, 11th जो है कुछ पढ़े ही नहीं है। तो 11th का जो फिजिक्स है वो 12th से उतना कनेक्ट नहीं करता है, कनेक्ट तो करता है बट उतना कनेक्ट नहीं करता है। लेकिन जहां जहां कनेक्ट करेगा, ध्यान रखिए, वहां हम पहले ही जो है आपको जो भी 11th का कॉन्सेप्ट रहेगा वो बता देंगे। तो उसके लिए जो है आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जो कहा जाए वो कीजिए। ठीक है? जो पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट कीजिए, उसका एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिविजन कीजिए, ये काम करना है। ठीक है? एक तो इंग्लिश में जो है आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी, उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि एक तो हम लोग जो है 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उसके बाद एकाएक जो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है इंग्लिश मीडियम में। एक तो यहाँ दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत धीरे धीरे दूर हो सकती है, उस पर आपको लग करके काम करना पड़ेगा। जब हम लोग भी शुरू में पढ़ने गए थे तो वहां हम लोग को भी जो है दिक्कत हुई थी। जब हम लोग भी फिजिक्स पढ़ रहे थे तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। करीब करीब 2 से 3 मंथ तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन सर जो है हम लोग को, मेरे जो गुरुजी थे, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि जो पढ़ाते हैं बस उसको जा करके आपको जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए। ठीक है? खास करके जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, 2 लाइन का, 4 लाइन का जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये रिवीजन आपको तभी सेम डे में रिवीजन करना है, यानी कि आज क्लास किए हैं तो उसका रिवीजन आज ही होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम लोग 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन अगर इंग्लिश में लिखवाते हैं तो उसका हिंदी बताना पड़ता है, उसको हम लोग जो है हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आज का आप आज ही रिवीजन करेंगे तो जितनी बात जो है हम लोग हिंदी में बोलेंगे, वो सारी बात जो है आपके माइंड में घूमेगा, है ना? वो सारी बात जो है आपके माइंड में घूमते रहेगा, तो आप चीजों को जो है कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर एक दिन छोड़ दिए, 2 दिन छोड़ दिए, कितने बच्चे का रहता है कि नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो अगर ये हाल रहा तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। वो जो मतलब जिस हालत में आज हो, यानी कि जो प्रॉब्लम आज हो रही है वो लगातार बनी रह जाएगी, वो कभी ठीक होने वाली नहीं। उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार रिवीजन करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, जो हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है जैसे उस तरीके से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है ना? एकाएक जो है कभी ऐसा नहीं होगा कि चमत्कार होगा या सो के उठे और एकाएक जो है सारा कुछ आ गया, वो सब कभी नहीं होने वाला है। वो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट का नेचर होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। लगातार जो है आप क्लास कंटिन्यू कीजिए, इसलिए कि पूरे 1 साल जो है हम आपके साथ हैं। पूरा सिलेबस बढ़िया से एकदम खत्म करने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स का सिलेबस हो, मैथमेटिक्स का सिलेबस हो, या सर जो बायो केमिस्ट्री ले रहे हैं ओपी सर, तो वो पूरा सिलेबस जो है हम लोग खत्म करने वाले हैं। लास्ट में रिवीजन भी करवाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं, यानी कि आप लोग को इतना सिर्फ काम करना है कि जो कहा जाए वो कीजिए, यानी कि जिस तरीके से पढ़ने के लिए बोला जाए उस तरीके से आप पढ़ते रहिए। ठीक है? पूरे साल जो है, ये नहीं कितने को देखते रहते हैं कि एग्जाम को 2-3 महीना बाकी रहा तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तुरंत जो है एकदम हाउ क्वेश्चन पढ़ के जाओ, हाई क्वेश्चन पढ़ के जाओ, दिए रहते एकदम, मालूम पड़ा एग्जाम में गए एकदम जितना हाउ क्वेश्चन बताए हुए थे कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है। तो हम लोग को ये काम नहीं करना है, शुरुआत में जो है एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा नहीं होना है, सीखने पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। जब हम लोग सीखेंगे तो रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाएगा। बाकी बीच बीच में हम लोग बात करते भी रहेंगे कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चन को जो है सिर्फ
थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे तो उससे काम अपना चल जाएगा। तो आज जो हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं, है ना, तो आप लोग हेडिंग लगाइए। हम लोग हेडिंग लगाएंगे 12th फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, जो भी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो सारा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। बाकी जहाँ जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम बढ़िया डिटेल में बात करेंगे, है ना। कुछ बातें अभी कर लेते हैं, बाकी जो चैप्टर आएगा तो वहां हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में। अब ये चैप्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करता है आपका ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन में हम लोग दो मास के बारे में पढ़ते हैं कि अगर दो मास है तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि दो मास के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यानी कि दो मास के बीच जो है हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अब ये 11th का पार्ट है, लेकिन अगर आपको पता है फिर भी ठीक है, नहीं पता है फिर भी ठीक है, इसलिए कि जब हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे, यानी जब इसमें आगे क्लास लेंगे हम, तो वहां सारी बात बता ही देंगे। 11th का अगर कोई टॉपिक रहेगा तो उसको भी पहले ही उठा लेंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस यहाँ हम लोग को जब वहाँ मास के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। वही चार्ज जो है वो क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। कब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये सारी बात हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल लीजिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को मिला करके, इन दोनों चैप्टर को मिला करके एक ही साथ इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दोनों को मिला करके एक ही साथ बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ रहे हो, इन दोनों को मिला करके एक ही साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हम लोग जो है चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, फिर यही चार्ज जो है क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, फिर क्या क्या एक्टिविटी होगा वो सारा चैप्टर में जानेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो आगे हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, उसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोल देते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर या कंडेंसर एक ही बात है, गांव भर में सुनते होंगे जो लोग बोलते हैं कि पंखा का जो स्पीड होता है वो जब ज्यादा दिन चलने के बाद स्लो हो जाता है, तो गांव घर का आदमी सब देखते होंगे बोलता होगा कि ये पंखा जो है इतना धीरे चलने लगा है, लगता है इसका बैटरी डाउन हो गया है। तो पंखा में देखोगे ऊपर में एक जो है छोटा सा बैटरी की तरह लगा हुआ रहता है ना। तो अब तक अगर ये समझ रहे थे कि बैटरी है, तो अब से जो है बोलना छोड़ दोगे, अब से हम लोग ये बोलेंगे कि वो बैटरी नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर, या उसी का एक और नाम है कंडेंसर। ठीक है, तो तुम ही जानोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बूढ़े मतलब गांव घर में जो आदमी है उसको समझाने नहीं लगोगे कि इसको बैटरी मत बोलो कैपेसिटर, नहीं तो फिर तुमको ही बढ़िया से दे देगा, हम बोलेगा कि भाई आजकल से शुरू किए हो पढ़ना और हमरे जो है ज्ञान दे रहे। तो अपने जानेंगे, ज्यादा जो है इसको फैलाने की जरूरत नहीं है। बस आप खुद बोलना शुरू कर दोगे कि ये क्या है, कैपेसिटर है या फिर कंडेंसर है। यानी कि कल होकर के अगर हम दुकान पे जा रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पंखा की बैटरी दे दीजिए, हम लोग क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर चाहिए या फिर कंडेंसर चाहिए। दुकानदार पूछता है, दुकानदार को बैटरी बोलोगे फिर भी वही निकाल करके देगा, और कैपेसिटर या कंडेंसर बोलोगे तो फिर भी वही नहीं, क्योंकि वो जो है कस्टमर का भाषा समझते रहता है। बात समझ पा रहे हो। चलो, तीसरा जो है आपका वो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी नाम तो सुना होगा, है ना, करेंट इलेक्ट्रिसिटी नाम तो सुना होगा। नाम इसलिए सुना होगा कि ये 10th में आया होगा, 10वां में एक चैप्टर रहा होगा जिसका नाम रहा होगा विद्युत धारा। देखो भाई सबका हिंदी नहीं बताने वाले हैं, इसलिए कि कुछ का हमको अपने नहीं पता है। ठीक है, तो 10वां में ये आया होगा विद्युत धारा नाम से।
तो वहां जो पढ़े होंगे तो उसी का ये थोड़ा सा क्या है, उसी को और बढ़िया आगे जो है इसको एक्सपेंड किया और आगे बढ़ाया है। तो वहां जो पढ़े थे वो बेसिक में यूज हो जाएगा और फिर उसके आगे इसमें हम लोग इसमें आगे देखेंगे, है ना। इसमें यही सब पढ़ते होंगे कि जो है 10th वगैरह में यही आता होगा ना कि भाई इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में जो है करंट का डायरेक्शन होता है। तो ये सब बात जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं। फिर एमीटर पढ़े होंगे, वोल्ट मीटर पढ़े होंगे, तो ये सब आया होगा। इसमें भी आगे जो है एकदम अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 4 वो है मूविंग चार्जेज। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। अब देखो यहां तक हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज जो है रेस्ट में है तो यहां पढ़ लिए, फिर यहां जो है इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आता है तो उससे होता है क्या है कि जब भी हम जैसे किसी वायर से जब करंट फ्लो करवाते हैं, तो ये पढ़े होगे, ये 10th क्लास में ये चैप्टर रहा होगा, इसका नाम अब हमको नहीं मालूम है, बट ये चैप्टर जो है आपका 10th क्लास में रहा होगा। जब भी हम लोग किसी वायर से करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो करवाने की वजह से वो जो वायर के चारों तरफ क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो वो सारी बात हम लोग यहाँ सीखेंगे, ठीक है। बाकी और क्या क्या चीज जो होगा वो जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें ही आएगा, वहीं डिटेल में देखेंगे। 5वें चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर इसी का आगे का पार्ट है, जो पिछला देखे हो उसी का आगे का पार्ट है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसी को जब डिटेल में आगे पढ़ोगे तो फिर ये आगे एक चैप्टर मिलेगा जो क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो छठा है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। मैग्नेट वगैरह के बारे में सुने होंगे, जो मैग्नेट होता है, फिर उसके बाद एक और पढ़े होंगे परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये सारा टॉपिक जो है इसी के अंदर आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, ठीक है। जो आपका 7वां चैप्टर है वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ये 10th क्लास में आया होगा। 10th क्लास में मेरे ख्याल से पढ़े होंगे अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी करंट बोलते थे, और हिंदी में जो है इसी तरीके से कुछ नाम है अल्टरनेट। वहां एक और पढ़ते होंगे डीसी करंट, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में भी वो भी आ जाएगा जो डायरेक्ट करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोग को सिर्फ इतना जान लेता है कि वो क्या है, बाकी पूरा डिटेल जो हम लोग को जानना है वो किसके बारे में जानना है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही जानना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब आता है, तो जब देखो रेस्ट में जब चार्ज रहता है तो हम लोग जो है जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, जब चार्ज मोशन में आ जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट करता है तो उसको हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। लेकिन उसी चार्ज को जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, मतलब जब चार्ज में जो एक्सेलरेशन आ जाता है तब वो क्या करता है कि अपना कुछ एनर्जी लूज करने लगता है, कुछ एनर्जी जो है लॉस होने लगता है। तो उसका जो कुछ एनर्जी जो लॉस होता है, वो जो कुछ एनर्जी जो लूज करता है वो किस फॉर्म में यूज करता है, लूज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पूरा पढ़ने वाले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्या होता है। चलो 9 है आपका, 9 में जो 9 चैप्टर जो आपका आएगा वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स 9 जो है वो कौन सा चैप्टर है आपका, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स भी जो है आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, लाइट वगैरह के बारे में पढ़े होंगे कि प्रकाश का, हाँ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना।
उसके बाद जो है लेंस फार्मूला आया होगा, मिरर फार्मूला आया होगा, तो ये सब चीज पढ़े होंगे 10th क्लास में, वही चीज इसके अंदर आएगा, बट जो 10th क्लास में पढ़े हैं तो वो बेसिक में आएगा, है ना, बेसिक वहां रहेगा, बाकी उससे आगे जो है इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपका 10, यह है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स देखो, रे ऑप्टिक्स है, उसी का जो अगला पार्ट है वो क्या है, वेव ऑप्टिक्स। वेव वगैरह के बारे में जो इसमें पूरा डिटेल में पढ़ना है ना, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव के बारे में एकदम बढ़िया से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब चैप्टर शुरू होगा तो वहां एकदम बढ़िया से डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट जो है आपका 11 है आपका डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स। जो मैटर होता है या जो रेडिएशन होता है तो इसका दो नेचर होता है, ठीक है, दोनों नेचर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जो रेडिएशन है उसका भी, अब रेडिएशन क्या होता है, मैटर तो जानते करते हो, किसी जो पदार्थ है उसको हम लोग मैटर बोल देते हैं, रेडिएशन क्या होता है वो सारी बात जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां हम लोग देखने वाले हैं। अब बहुत ही बढ़िया से एकदम डिटेल में देखेंगे। चलो 12, यह है आपका एटम। जो 13 है वो है न्यूक्लियाई। जो 14 है वो आपका सेमीकंडक्टर। और जो लास्ट यानी कि जो 15 है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम ये आपका लास्ट है। तो इस टाइप की चीज जो है हम लोग क्या किए होंगे, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां भी आपका आया होगा, जैसे एटम के बारे में पढ़ना है तो केमिस्ट्री में भी आया होगा। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े होंगे तो न्यूक्लियस का ही जो प्लुरल फॉर्म होता है वो न्यूक्लियाई होता है, यानी कि एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस होता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियाई बोल देते हैं। तो यहाँ भी आपको एटम के बारे में पढ़ना है। जैसे एटम में जो है हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, फिर इसी में जो है अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सब इसके अंदर आएगा। फिर हम लोग जो है न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस वगैरह के बारे में अच्छे से जो है जानते हैं। फिर सेमीकंडक्टर पे आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत डिटेल पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फिर इस पर जो है कई सारा बहुत सारा जो है इसका आपको एप्लीकेशन मिलेगा, है ना, जैसे डायोड वगैरह ये सब जो है इसमें आएगा। तो जब शुरू करेंगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट जो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। एनसीईआरटी बुक देखोगे ना तो इसमें से इसको हटा दिया, बट क्वेश्चन जो है पूछते रहता है तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है आपका किस तरीके से जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, आपका इसी में जो है रिसीवर क्या होता है ना, रिपीटर क्या होता है, उसके बाद यही सारी चीजें आएगी। चैनल क्या होता है ना, किस तरीके से, इसी में जो है आपका एंटीना वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। उसी में जो है आपका आ जाएगा कि स्काई वेव क्या होता है, ग्राउंड वेव क्या होता है। तो ये सारी बातें जो हम लोग एंटीना वगैरह के बारे में, डिश के बारे में, ये सब कुछ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, कम्युनिकेशन सिस्टम में। बात समझ पा रहे हो? तो फिजिक्स का जो सिलेबस बताया है ना, एक मिनट। तो जो भी फिजिक्स का सिलेबस बताया गया है तो उसको अच्छे से नोट कर लेना है और एक एक करके टिक करते चलोगे। जैसे पहला जब हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स में, हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरू करें। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं, कोशिश जो है मतलब हम लोग जो है शुरू कहाँ से करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी देखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी देखना है ना। इसमें हम लोग जो है कोशिश यही करेंगे कि लाइन बाय लाइन चले। ऐसा हो सकता है कि तीसरा चैप्टर पढ़ाने के बाद पहले जो है हम आपको, तीसरा चैप्टर पढ़ाने के बाद पहले जो है हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा दे, तो डायरेक्ट आकर के हम आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ा दे, इसलिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है, ये हो सकता है। बट कोशिश यही रहेगी कि हम लोग लाइन बाय लाइन चले, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखते हैं क्या क्रम बनता है। बट अभी हम लोग जो है कंटिन्यू, पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 3 चैप्टर में कौन कौन सा है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग जो है मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज अगर शुरू किए
तो मूविंग चार्ज शुरू करने के बाद हम लोग को इसके साथ में ही ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा। लगभग 8 तक जो है आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा अगर मूविंग चार्ज से शुरू कर दिए तो। चेंज करने की एक और वजह होती है कि जब हम लोग ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं, जो पिछला 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें बार-बार जो है वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज ये सब की बात होती रहती है। तो बच्चा सब जो है उसी में एकदम उलझा हुआ रहता है, तो थोड़ा-सा लगता है कि भाई ट्रैक चेंज किया जाए, है ना? फिर वापस लौटे। तो ट्रैक चेंज करने की वजह से हम लोग जो है कहाँ चले जाते हैं? रे ऑप्टिक्स पर। अगर इसमें जो है देखो फिजिक्स का जो भी चैप्टर है वो सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करोगे तो वो आपका रे ऑप्टिक्स है। जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चैप्टर है जिससे कम क्वेश्चन पूछता है ना? जैसे कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो इससे आपको कम क्वेश्चन पूछेगा, है ना? बीच में जो है एक एटम है, इससे कम क्वेश्चन पूछेगा। न्यूक्लियाई से फिर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेता है। डुअल नेचर है तो इससे कम क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ चैप्टर है जिससे कम क्वेश्चन पूछता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इससे कम क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ चैप्टर ऐसा है जिससे जिससे जो है आपको क्वेश्चन कम पूछेगा, कुछ चैप्टर जो है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां लिखवा भी देंगे कि कितना क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स हो या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि जो सिलेबस बताया गया है उस सिलेबस को आप अच्छे से नोट कीजिए। पूरा सिलेबस आपको एकदम दिमाग में रखना है, यानी कि जैसे हम पहला चैप्टर शुरू किया और पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ तो हम वहीं टिक कर लेंगे। पहला चैप्टर को हम क्या करेंगे? वहीं टिक कर लेंगे कि भाई फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट है। उसी टाइम पे जो है आपका टेस्ट भी हो जाएगा, है ना? टेस्ट के लिए जो हम लोग टेलीग्राम चैनल का यूज करेंगे, उसी टाइम पे जो है आपका टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू किए, फिर सेकंड चैप्टर शुरू हुआ, फिर सेकंड चैप्टर में टिक कर लिए, ताकि जो है एकदम पूरा आइडिया रहे कि जितना सिलेबस हम लिखवाए हैं तो वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, वो पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। जब सिलेबस खत्म होगा तो उसके बाद जो है फिर हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वहाँ एग्जाम ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है। अभी इस चीज पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जहां हमको जरूरत लगेगी वहां हम बताते चलेंगे। फिर जब लगेगा कि अब जो है एग्जाम के लिए शुरू कर देनी चाहिए तो वहां फिर हम बताते चलेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बताए नहीं कि ये एग्जाम ओरिएंट मतलब एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये बोल दे कि आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये भी दिमाग में रखना है कि इसका मतलब एग्जाम में ही जो आगे पूछने वाला है या इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ज्यादा जो है ना, ज्यादा बिखराव में नहीं आओगे कि ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, यानी कि 4 जगह पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक जगह एकदम ठहर करके पढ़ोगे, है ना? पूरा सिलेबस जब एक साथ कंप्लीट करोगे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और फिजिक्स में कोई भी चैप्टर जो है आपको ऐसा नहीं लगने वाला है, कोई भी चैप्टर जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई भी चैप्टर आपको जो है ऐसा नहीं लगने वाला है कि बहुत भारी है। जहां लैंग्वेज आएगा तो लैंग्वेज को समझने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, है ना? मेरे तरफ से जितना होगा वो हम आपको जो है करके देंगे, बट आपको जो है अपने तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा लैंग्वेज को समझने के लिए। इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो जो नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम लोग शुरू करेंगे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके लिए आप एकदम तैयार रहिए। कॉपी जो है सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बना लेना है। फिजिक्स के लिए अलग कॉपी बनाओगे, मैथमेटिक्स के लिए अलग कॉपी बनाओगे, बायो के लिए अलग और केमिस्ट्री के लिए अलग। ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग जो है आपको कॉपी बना लेना है, ताकि एकदम बढ़िया से नोट्स बन सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वहीं जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है, वो सारी बात हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।